प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग जो 7 बजे का हमारा जो लेक्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग जो इस पे बात करते हैं, ये विषयों पे, जो टॉपिक पे, ऐसे पेशेंट आप लोगों के पास हमेशा आते हैं जो अलग अलग चैलेंजिंग केसेस लेके आते हैं। और बहुत बार ऐसे वैद्य लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसी बीमारी पे आयुर्वेद में क्या लिखा है, ऐसा तो हमें पता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया है। और कॉलेजेस में तो सिखाया नहीं जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिशनर लोग के पास जाते हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, वो लोग जो हमें क्लिनिक में सिखाते हैं, जो पेशेंट के सामने हम देखते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक व्याधि है। 1 मिनट में यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं यहाँ पे बात कर सकते हैं। और मैं पहले ये विषय पे कुछ बताऊंगा और उसके बाद में आप लोग भी जरूर इस पे जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्या अनुभव है या आप लोग का क्या विचार है। आज का जो टॉपिक है वो सिरिंजोमाइलिया ऐसे करके है। तो हम इस पे बात करेंगे। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसमें, जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, हमारा जो एमआरआई का रिपोर्ट दिख रहा है, ये एमआरआई पढ़ना भी हमारे बीएमएस लोगों को नहीं आता। ये बहुत बड़ा ऐसा है कि आज टेक्नोलॉजी आगे जा रही है लेकिन एमआरआई देखना भी नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को उसको सरल बना के बता रहा हूँ कि जहां पर एरो दिख रहा है वहां पर आप देखिए, तो एक ना कैविटी या सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो इस सिस्ट को सिरिंग्स ऐसे बोलते हैं, सिरिंग्स। तो वो ना बढ़ भी जाता है या फिर एक्सपांड होता है या इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड शब्द का मतलब आप लोग को मालूम होगा, गोल गोल ऐसे इलोंगेटेड होता है, वो बढ़ता है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि, और ये चरक संहिता में जो लिखा है, चरकाचार्य जी को ये सब चीजें मालूम थी। तो उन्होंने क्या बोला है कि स्त्रोतोदुष्टि के क्या लक्षण है? अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथ्यो अपि वा विमार्गमनम चापि स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम ग्रंथ्यो शिरायम ग्रंथ्यो अपि वा। किसी ना किसी तरह से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रंथि का फॉर्मेशन हो रहा है ना। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसे जब भी पेशेंट आए तो आप लोग घबराइएगा मत, डरिएगा मत। तो और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मैंने ठीक किया है। मैं ऐसी कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ऐसे पेशेंट का मेरे पास डेटा है। पेशेंट लोगों से मैं बात भी करा सकता हूँ, यहाँ पर ला भी सकता हूँ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो बताएंगे कि हमको ऐसा बीमारी था और जो कहीं ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसी बीमारियों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो ये क्या करता है कि सीरिंग्स फॉर्म होता है। सीरिंग्स मतलब एक तरह से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में। जैसे कि आप लोग को एरो दिख के ऐसे दिख रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को वो डिस्ट्रॉय करता है। और उसके वजह से कभी कभी इवेंचुअली पैरालिसिस जैसे कंडीशन आ जाती है। इसको बोलते हैं सिरिंजोमाइलिया, है ना। एक तरह से गांठ फॉर्मेशन हो जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। और इसमें होता क्या है? होता यह है कि इसमें एक फ्लूइड होता है। और ये शुरुआत कहां से होती है? तो नेक के एरिया में शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये बढ़ता है और ये प्रेशर देता है स्पाइनल कॉर्ड में और धीरे धीरे डैमेज करता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये होता क्यों है इसका? अभी तो मैं एनाटॉमिकली सब बता रहा हूँ, हेतु भी बताऊंगा, लक्षण भी बताऊंगा और चिकित्सा भी बताऊंगा। लेकिन एलोपैथी के किताबों में इसके बारे में क्या बताया गया है? तो उसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मज्जा धातु जो है, मज्जा तक जाके वहां पे दृष्टि हो रही है। यत्र संग क्षय वैगुण्यत व्याधि ही तत्रोपजायते। ये ख वैगुण्यता जहां पर भी मिलेगी वहां पे व्याधि होगा, दोष दुष्य समूर्छना होगी। और पूरा शरीर में वात पित्त कफ है, मज्जा में भी जा रहा है ये दूषित जो भी चीज जा रहा है। ख वैगुण्यता वहां पर भी मिल रही है और ये आयुर्वेद में क्लियर क्लियर बताए। यत्र संघ, जहां पर भी संघ होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यत्र संघ ख वैगुण्यत व्याधि ही तत्रोपजायते। ख मतलब वैगुण्य, ख वैगुण्य मतलब वैक्यूम तैयार होता है, आकाश तैयार होता है और वहां पे दोष दोष समूर्छना जाके वहां पे कुछ संचित हो जाता है, जम जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्लूइड, यहाँ पे कैविटी टाइप रहता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी तैयार हो जाता है नेक एरिया में शुरू होके, प्रेशर करता है स्पाइनल कॉर्ड में और वो धीरे धीरे डैमेज करने लगता है स्पाइनल कॉर्ड को।
अब इसके वजह से अगर वो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो सिस्टम है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, उसमें अगर हो रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट को बहुत गर्मी लगेगी, इतना गर्मी लगेगा, इतना गर्मी लगेगा, मतलब हर सीजन में उसको गर्मी लगेगी, बेचैनी होगी बहुत ज्यादा, तो वो कोल्ड बात लेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। जहां जहां उसका इफेक्ट होगा, अगर वो सर्वाइकल एरिया में होगा तो टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा बहुत ज्यादा। ऐसे जो पेशेंट का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। अगर और भी बहुत सारा चीज होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो हैरिसन की किताब है उसमें ऐसा बताया है कि यह स्पाइनल कॉर्ड का कहीं ट्रॉमा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं इंजुरी हो गया, मेनिंजाइटिस जो रहता है वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। हिमरेज अगर हुआ है, मतलब खून का कहीं पर भी रिसाव हो गया है, खून ऐसे, खून की जो सिराएं हैं या वेन्स है वो फट गई हैं, स्मॉल स्मॉल, और हिमरेज हो गया है, उसके वजह से होता है। या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर्स के वजह से, एक जगह ट्यूमर हो रहा है, एक जगह पे ये सिस्ट हो रहा है, इसकी वजह से होता है। या एरेक्नॉइड मैटर जो रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, एरेक्टोनाइड, एरेक्नॉइडाइटिस ऐसे करके जो होता है, उसके वजह से भी ये चीजें हो जाती है। एरेक्नॉइड मैटर आप लोग को मालूम होगा, ड्यूरामीटर, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुआ उसके वजह से भी ये हो सकता है। या फिर कभी कभी ये होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, तो उसको अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन ऐसे नाम दिया जाता है। उसमें ब्रेन जो रहता है ना, वो थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ थोड़ा सा खिंच जाता है, जो स्कल का जो बेस होता है उससे थोड़ा ब्रेन नीचे की तरफ चला जाता है, और फिर उसके बाद में यह व्याधि ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। जिनको भी होता है ये चीज, ये जन्मजात होता है, जन्मजात होता है या बाद में डेवलप होता है। 50% लोगों को तो ये पता चलता है कि इनको बर्थ बाय बर्थ ही हुआ है, और बाद में वो टीनेजर के एज में या एडल्ट में वो बढ़ता है अगर उनको वैसा हेतु मिलता है तो। और जिनको ये सीरिंग्स फॉर्मेशन हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनको और भी एबनॉर्मलिटीज हो जाती है शरीर में। और दूसरा क्या है कि ये बाद में जो होता है लाइफ में, अगर बाय बर्थ हुआ, 50% लोगों को हो रहा है। दुनिया में अगर पूरा दुनिया में देखेंगे तो ये पूरा दुनिया में 3-4 हजार लोगों को ही है, सबको नहीं होता है, ये कॉमनली पाया जाने वाला डिजीज नहीं है। मतलब ऐसे किताबों में ओल्ड एडिशन में लिखा है, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। उसका कारण है मिथ्याहार विहार, माता पिता की वजह से मिथ्याहार विहार होता है, तो ये बढ़ रहा है ये धीरे धीरे। तो आज और फिर जो बाकी 50% के लोग जो हैं, उनको इंजुरी से हो रहा है या ट्यूमर की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से इसको अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी मान ले तो इसको अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन ऐसा बोला जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को एमआरआई में दिख रहा है सिरिंज फॉर्मेशन, आप लोग हैरिसन की किताब देखिए, गूगल में सर्च करिए सिरिंजोमेल्जिया, तो आप लोगों को ये और अच्छा पता चल जाएगा। तो इसमें साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्रेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर कॉम्प्रेशन हो रहा है क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है कि नेक एरिया में हो रहा है, तो इसकी वजह से जो अपना लॉन्ग सेगमेंट ऑफ कॉर्ड है उसको एक्सटेंड करके अफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। जहां जहां पे जिस एरिया में होगा वहां वहां पे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। कभी कभी पेशेंट को कफिंग होती है, खांसी आने लगती है, स्ट्रेनिंग होता है, माइलोपैथी होती है। कभी कभी इसमें इंजरी से शुरू होता है, पेन होता है, वीकनेस होता है, सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है जहां पर भी ट्रॉमा हुआ है वहां से। और कभी कभी यहाँ पे पेन एंड टेम्परेचर चेंजेस, मैंने जैसे बोला ना कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको इतना सीवियर पेन होता था गले में, इतना सीवियर पेन होता था, और उनको टेम्परेचर जो था 12 महीने उनको गर्मी लगती थी। और पुणे जैसे सिटी में जहां पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन उनको पुणे में इतना ठंडी पड़ता था। और उनको कहाँ अच्छा लगता था, तो दार्जिलिंग में अच्छा लगेगा, जहां पर भी कोल्ड एरिया है वहां पे उनको अच्छा लगता था। या 24 घंटे एसी चाहिए, एसी के रहने के बाद भी अंदर से, क्योंकि वहां टेम्परेचर का जो सेंटर होता है और टेम्परेचर मेंटेन करना, उधर ही उनको शिफ्ट था। उन्होंने एलोपैथी के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन को दिखाया, उन्होंने यूक्रेन में दिखाया, उन्होंने अमेरिका दिखाया, कनाडा दिखाया। तो वो लोग दवाई देते थे सिम्टोमेटिकली, लेकिन बोले कि इसका इलाज नहीं है। हम स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी कैसे करेंगे, अंदर कैसे सर्जरी करके उसको निकालेंगे, उसका इलाज नहीं है ना। तो और दूसरा क्या होता है इसके वजह से, और क्या तकलीफ होती है,
अगर ये जो नर्व्स में एक्सट्रीमिटीज के नर्व्स के आसपास हो रहा है वहां पे, तो इसके वजह से वीकनेस आती है, स्पाज्म होता है हाथों में और पैरों में, पेन और स्टिफनेस होता है। अगर वो ऊपर रहेगा तो मतलब सर्वाइकल एरिया में रहेगा, तो आर्म्स में, नेक में, शोल्डर में, अपर बैक में, लेग्स में, अगर कमर में हो रहा है ऐसा चीज, ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पेन और स्टिफनेस बढ़ जाता है। मसल मास होता है, वेस्टिंग होता है, एट्रोफिक चेंजेस होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वायु के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। जो हम लोग आयुर्वेद की भाषा में बोले तो पिंडकोद वेष्टन हो रहा है, शूल हो रहा है, ग्रह हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, मसल मास कम होना मतलब मास क्षय हो रहा है, और एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, और फिर टिंगलिंग नमनेस हो रहा है। टिंगलिंग भी होता है, नमनेस भी होता है। वो कहाँ होता है? नेक में, शोल्डर्स में, अपर आर्म्स में, ट्रंक में, ऐसा होता है। और पेन, सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और दूसरा हेडेक होता है, सर दर्द हो रहा है, सारे वायु के लक्षण हो रहे हैं। वर्टाइगो होता है, चक्कर आता है, भ्रम होता है। नेस्टैग्मस, आंखों के जो रहते हैं उसमें तकलीफ होने लगती है ना। आंखों की पलकें जो रहती हैं वो बार बार ऐसे ऊपर नीचे होती हैं। फिर अनयूजुअल सेंसेशन इन फेस, लॉस्ट ऑफ टेस्ट, डिफिकल्टी स्पीकिंग, डिफिकल्टी swallowing, वीकनेस, वेस्टिंग अवे ऑफ द टंग, जीभ जो है वो सूखने लगता है, उसके मसल सूखने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी टाइप्स रहते हैं। हम अभी केवल इस पे बात करेंगे। जैसे मसल वीकनेस रह रहा है चेहरे पे, सिर में, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन रहता है, क्या करना है क्या नहीं, वो ब्रेन अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाते इंसान। नमनेस आता है, आंखों का प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, नौशिया होती है, डिफिकल्टी सॉलोइंग, कुछ भी खाने खाने में, पानी पीने में तकलीफ होती है, कभी कभी पैरालिसिस होता है, कभी कभी टैकीकार्डिया होता है, कभी कभी सिनकोप होता है। अलग अलग कंडीशन रहते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अब इस पे हम लोग चिकित्सा करेंगे। पहले आप लोग इस पे कुछ बताइए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोगों को क्या समझ आया? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी आप बोलिए सर। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुके। हाँ, एक तरह जी से जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, शिराणायम जी ग्रंथियों। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस डिजीज में तो मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन आपने जितना अच्छा से मॉडर्न और आयुर्वेद को कोरिलेट करके बता रहे हैं, डेफिनेटली इस तरह के अगर पेशेंट आता है तो हम ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सर, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद के, खौगुण्यता जहाँ भी रहता है, जहाँ अवकाश रहता है, वहीं पे दोषों का मतलब जो आम है, एक तरह से हम इसको विचार करें कि आम बात गुण के कारण अगर जाता है, और जहाँ बात के चल गुण के कारण जाके जहाँ गुणता मिलता है, उसको अवकाश मिलता है, वहीं पे रुक जाता है। और वहां पे जब रुकेगा तो हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा जो ऐसा एनाटॉमी बनाया गया है कि कुछ भी अलग रुकने के लिए नहीं है, सभी चीज चलयमान है, जो भी चीज है, और बात का लक्षण ही है कि उसको करना। तो जहां भी ये जाके रुकेगा तो वहां पे डिफॉर्मिटी लाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में जो इतनी संकीर्ण रहता है, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो दूसरा नर्व्स है वहाँ कंप्रेस होगा, और इसके कंप्रेस होने के कारण ये टिंगलिंग होना, पेन होना, न्यूमलेस होना, उस पार्टिकुलर एरिया जो ब्लड का सप्लाई करता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्टेड होगा, पुअर होगा, हाइपोक्सिया होगा, और उस जगह पे नर्चर नहीं हो रहे के कारण वीकनेस भी होगा उस एरिया में। और जैसा आप बोल रहे हैं सर, डेफिनेटली इसमें पैरालाइज्ड भी हो सकता है वो अंग पार्टिकुलर। इसमें जो हमको देखने को मिल रहा है, और जैसा सर अभी आपने जितना सुंदर तरीके से समझाया है, उसमें हमको लग रहा है कि खास करके कफ का और वात का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया, यही तो मैं तो सुनना चाह रहा था आपसे, जी यही चीज जी तो सर। है। जी। और इस तरह से अगर हम विचार करके अगर इसका ट्रीटमेंट करें, तो हम इसको कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ये सर, और बताइए सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। मैं पहले बताता हूँ, फिर आप लोग सोचिए और अपना दिमाग लगा के आप भी बताइए, क्योंकि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि कल भी आपके पास पेशेंट आ सकते हैं। तो आप क्या विचार करेंगे? एक तरह से सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ख वैगुण्यता हो रही है वहां पे, दोष दूष सम्मूर्छना होके सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इस पे आदित्य सर भी बताएंगे। मैं थोड़ा आयुर्वेदिक व्यू बताता हूँ, फिर आप लोग सोचिए। जो सिरिंजोमाइलिया करके एक बीमारी हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मज्जा धातु को कंसिडर करना है।
पूरा शरीर का मज्जा धातु। तो यहाँ पे, और खासकर स्पाइनल कॉर्ड में जो मज्जा धातु है, स्पाइनल कॉर्ड का मज्जा धातु, यहाँ पे कफ का वृद्धि का लक्षण आ रहा है, जल गुण की वृद्धि हो रही है मज्जा धातु के अंदर, क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। मज्जा धातु जो है वो कफ का स्थान बताया गया है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कफ जो है वो अपने कफ स्थान जो मज्जा है उसके अंदर ही बढ़ रहा है विकृत रूप से, जो जल का शीतत्व है वह बढ़ रहा है, और वहां पे जल महाभूत बढ़ रहा है, और एक सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सिस्ट कहीं पर भी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, फिर सिस्ट इन लीवर हो, सिस्ट इन किडनीज हो, कहीं पर भी सिस्ट फॉर्मेशन मतलब पानी का बुलबुला, पानी उसमें रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी देखेंगे, उसको पंक्चर करके पानी निकालते हैं। लीवर में भी होता है सिस्ट, किडनी में भी होता है सिस्ट, उसमें पानी जमा रहता है। तो यहाँ पे जल महाभूत है वो इम्बैलेंस हो रहा है, और वो सिस्ट बन के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जमा हो रहा है ना। तो उसकी वजह से कॉम्प्रेशन आ रहा है। तो ये कफ जो है वो आवरण बना रहा है, एक जगह से आवरण बना रहा है, और उसके वजह से पेशेंट का जब वो नर्व कॉम्प्रेस हो रहा है साइड से, तो उससे सेंसेशन लॉस हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन हो रहा है मतलब शूल हो रहा है, मतलब वायु बढ़ रहा है। और अगर वह कहीं ना कहीं वात पित्त कफ से तो पूरी दुनिया चलती है, पूरा शरीर बना है, पूरे संसार में वात पित्त कफ को ही हम सोचते हैं। आग्नेय तत्व, सौम्य तत्व, पित्त का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और एलोपैथी के हिसाब से पेन सेंटर जो रहता है, और जो पेन सेंटर और ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगाटा के पास, वहां पे वो पित्त स्थान को, मतलब एलोपैथी के हिसाब से उसमें कॉम्प्रेशन हो रहा है, इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये एक तरह से आवरण जन्य बीमारी है ना, आवरण जन्य है। तो इस पे बाकी आप लोग कुछ बताइए, फिर हम लोग और हम बात करेंगे। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है, आप हाँ लोगों सर, को क्या लगता नमस्कार, है? मैं डॉक्टर हाँ अरविंद सर, सचिन। बताइए सर, जी बताइए। सर यहाँ पे मेरा एक बार एक पेशेंट आया था, तो मेरा एक डॉक्टर से डिस्कशन हुआ था, तो ये सर जो अभी आपने बोला ना कि पेन और हीट बढ़ जाएगी, पेन और हीट बढ़ेगी नहीं, पेन सेंसेशन इसमें कम हो जाता है, हाँ क्योंकि कफ वृद्ध होता है ना, तो मज्जा धातु भी कफ स्थान है, और कफ की वृद्धि हो रही है शिस्ट की वजह से, तो वो नर्व्स एंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो मूवमेंट नहीं होता, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आर्म रिफ्लेक्सेस बहुत डिमिनिश हो जाते हैं, लोअर लिम्ब में जो है स्पास्टिसिटी आ जाती है। तो और कई बार ये होता है कि ये जन्मजात भी होता है, कई बार जो ट्रॉमा इंजरी की वजह से भी होता है, या जो इस तरीके का होता है, जो या कोई ट्यूमर वगैरह हो। और तो वो जो वीकनेस है वो मसल्स वीकनेस के साथ में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी जो है इसका पेशेंट, ऐसे पेशेंटों में नहीं होता है, क्योंकि जहां पे भी वर्टिब्रल कॉलम में जब भी कंप्रेशन होगा, या भी नार्व्स एंडिंग या कुछ भी जहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन होता है, तो वो जो है नोजिया फीलिंग है, हेडेक है, स्वेलिंग डिफिकल्टी है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो मेरे जो मतलब वही मैं देखा था कि शायद नहीं, मेरे को इसमें। सर आपका बात सही लग रहा है। दोनों कंडीशन रहती है, वात का क्षय भी हो रहा है कहीं कहीं, मतलब सेंसेशन लॉस भी हो रहा है, और कहीं कहीं बात पेन भी तब हो रहा वृद्ध है, होगी दोनों जब कंडीशन शिष्ट रहती होगा है। ना, सब बात तो वृद्ध करेगा ना, जब आवरण हो रहा है ना तो बात वृद्ध करेगा। जी। लेकिन लेकिन पेन कहीं कहीं सेंसेशन। कोई पेशेंट में पेन भी होता है सर, और कहीं कहीं सेंसेशन लॉस भी होता है, वात ना इम्बैलेंस हो रहा है वहां पे। आवरण आ रहा है सर, हाँ। दोनों कंडीशन रहती है सर, दोनों हम्म। होता है, दोनों होता है। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आई थी ना, हम्म। उनको इतना पेन कभी कभी बढ़ता था, इतना पेन कि वो पागल हो जाती थी, पेन किलर खा के भी नहीं होता था। उनको लगता था मैं सुसाइड कर लूं। और कभी कभी उनको हाथ नहीं उठा पा रही है, और उनका हाँ मतलब सर, ये। ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, कभी कभार एकाध होते हैं, एमआरआई से मालूम पड़ता है, हम लोग की डायग्नोसिस तो बनी पाती, एमआरआई में दिखा तब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये जी। सिनेंजोमाइलिया। ठीक है सर। और मैं एक ऐसे पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ, उनका मैं नंबर देता हूँ, अगर वो बात करें तो आप पूछ सकते हैं। मेरा इलाज से वो पूरा ठीक हो गई, मुझे 1 साल लगा उनको ठीक करने में। उनका एमआरआई में सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है। जबकि मतलब और उनको क्या तकलीफ था वो बता भी सकती हैं। अगर उनका कोई आप लोगों को रिव्यू लेना है तो आप पूछ भी सकते हैं, वो कंफर्टेबल होंगे कि नहीं पता नहीं। और लेकिन उनका मेरे पास चैट भी है कि उनको क्या पहले तकलीफ होता था और अभी उनको क्या तकलीफ होता है।
उनका पूरा चेहरा अच्छा लाल हो जाता था पूरा, कोई भी सीजन में एकदम चेहरा काला और लाल ऐसा हो जाता था, और पेन होता था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था। मैंने आयुर्वेद की चिकित्सा किया, मैंने एलोपैथी के हिसाब से केवल उनका एनाटोमिकली क्या क्या हुआ है वो देखा, फिर आयुर्वेद को सोचा, आवरण सोचा, और जो मैंने चिकित्सा दिया उसी के पैटर्न पे मैं कुछ बताऊंगा। और मुझे ये मैंने खुद किया ऐसा नहीं है, मेरे गुरु लोगों ने जो मुझे सिखाया है वह उसके वजह से मैंने किया और मैं सक्सेसफुल हुआ। आप लोगों को भी मैं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी ये काम आएगा। इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर, किसी को कुछ बोलना है? आदित्य सर, आपने ऐसे पेशेंट के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है? सर बताइए प्लीज। जी जी सर। सर हाँ। मैंने एक दो पेशेंट देखे हैं एज सिम्टोमेटिक, जैसे जब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दो चीज रहती है। ब्रेन में जब सिरिंजोमाइलिया होता है तो यूजुअली कंजेनाइटल रहता है, मतलब जैसे हाइड्रोकेफेल जो ब्रेन हाइड्रोकेफेलस बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास चारों ओर ये फ्लूइड चलता रहता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ठंडा, मतलब हम ऐसे बोले कि जो इतना ज्यादा यहाँ पे वायु कैरी होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो उष्णता पैदा ना करे, उसको ठंडा रखने के लिए फ्लूइड रहता है जिसके अंदर फ्लोट करता रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ब्रेन में होता है तो हमें एक क्योंकि वात का आवरण हो गया है, जैसे वो नहीं चल पा रहा है, फ्लूइड नहीं निकल पा रहा है जो नॉर्मली चलता रहता है, तो उसमें हम शंट करते हैं हेड मतलब वेंट्रिकल से, जो ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेनिंग एरिया होता है वेंट्रिकल, वहां से एक ट्यूब डालते हैं पेरिटोनियम में, तो जिससे वो फ्लूइड निकलता रहे। और अगर ऑपरेबल है, जैसे ट्रॉमा के बाद हुआ है पेशेंट को, इन्फेक्शन के बाद हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड के पास है, कहीं ऑपरेबल है और वो दबा रहा है, तो फिर सिस्ट को निकाल देते हैं। और जब भी किसी में हम ये सिस्ट पाते हैं तो हमें स्क्रीन भी करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है सिस्ट क्यों मिल रहा है, कोई ट्यूमर पैथोलॉजी है कि क्या है ब्रेन में कहीं। तो सीटी या एमआरआई बेस्ट रहेगा, इसमें एमआरआई बेस्ट रहेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने सर एक दो पेशेंट देखे हैं। एक को छोटा बच्चा था, वो हाइड्रोकेफेलस के साथ और मतलब बचपन से ही उसको था, तो उसमें डिफेक्ट पाया गया था, तो उसको परमानेंटली वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट डाला था। और एक पेशेंट को ट्यूमर के बाद, मतलब लोकली लिम्फोमा के बाद सिरिंजो माइलिया डेवलप हुआ था, सिरिंज कैविटी, वो बाद में निकाली गई थी। तो दो पेशेंट देखे सर इसमें जो ये मेरा वेस्टर्न तरफ से ये है सर एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। अब आयुर्वेद का जब मैं चिकित्सा बताऊंगा तो आप लोगों को सारा चीज और क्लियर से समझेगा। चिकित्सा से हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करेंगे इस चीज को, केवल चिकित्सा से सोचिए, मैं इजी करके बता रहा हूँ। इसमें हम अभी कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि हुई है मज्जा धातु में, जल गुण की वृद्धि हुई है मज्जा धातु में। मज्जा धातु जो है वो कफ का स्थान है, कफ अपने ही स्थान में बढ़ गया और जल का शीतत्व बढ़ गया है। और जल भूत जो है, जहां पे एक्स्ट्रा जमा है, जहां उसकी जगह नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां पे पानी घुस गया है। आप लोगों ने ऐसा कभी कभी रील्स में देखा होगा, यूट्यूब के या फेसबुक के रील्स में, कि पानी का जो प्रेशर होता है अगर बहुत गुना बढ़ा दिया जाए तो वो कहीं पर भी कोई भी चीज को काट देता है ना। पानी में बहुत ज्यादा ताकत रहती है, यहाँ पर पानी जो है वह कॉम्प्रेस कर रहा है, उसकी वजह से आवरण हो रहा है, आवरण जन्य संप्राप्ति हो रही है, क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम चिकित्सा क्या करेंगे, सारा कफ 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 आ रहा है ना, तो इसमें हम कफ हर औषधियां देंगे, उष्ण वीर्य के द्रव्य देंगे जो कफ के शमन करे। और इसमें इसका कहीं ना कहीं वात वाही नाड़ियों से संबंध आ रहा है, तो हमें वायु की भी चिकित्सा करनी है। और इसमें हम कफावृतत्व है, कफ ने आवरण करके रखा है। कफ ने आवरण किया है किसको? कफ के अंदर पानी जमा है, कफ का आवरण है, तो इसलिए कटु रस की औषधियां देंगे जो कफ का आवरण हटाए। दूसरा, इसमें शोफ, क्योंकि कहीं ना कहीं शोथ है अंदर ही अंदर, शोफ की चिकित्सा करेंगे। और सर्वांग वात की चिकित्सा करेंगे। और ये सिरिंग्स फॉर्मेशन हो रहा है, सिरिंजोमाइलिया, तो कहीं ना कहीं इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन है, तो हम इसमें स्वेद करने वाली, स्वेद प्रवृत्ति करने वाली दवाइयां देंगे, मूत्रल दवाइयां देंगे, कैसे भी हमारा क्लेद को बैलेंस करना है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया कि पूरा शरीर जो है हमारा
पांच भौतिक शरीर है। जब हम एक जगह से रास्ता खुलेंगे तो अपने आप दूसरी तरह से निकल जाता है वो। तो पसीना लाने वाली दवाइयां देंगे, यूरिन निकालने वाली, क्योंकि मूत्रस्थ क्लेद वाहनम, इसी तरह से स्वेद का भी, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, ऐसा बताए। तो हमें पानी को बैलेंस करना है, इसलिए जो भी हम पसीना से, यूरिन से पानी निकालते हैं उससे फायदा होगा। इसीलिए पित्त मूल्यादि कषाय और अंबु शोषण गण जो है भैषज रत्नावली में, शीर्षांबु रोगाधिकार, हेड्रोसिफाइलस शीर्षांबु रोगाधिकार में पित्त मूल्यादि कषाय और अंबु शोषण गण है। वो पूरा शरीर का पानी को बैलेंस करता है, निकाल देता है जहां पर भी एक्यूमुलेट है। इसी तरह से वात पित्त के सिम्टम अगर आ रहे हैं, जैसे पेन हो रहा है, कम हो रहा है पेन, सेंसेशन लॉस हो रहा है, या पेन बढ़ रहा है, इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं, तो और पित्त भी बढ़ा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर आता है इसमें, ये सिम्टम होता है। तो इसमें मधु रस की औषधियां देते हैं कि उसको बैलेंस करे। हमें धातु साम्यता जो बताया, धातु साम्य क्रिया चोक्ता, यही चिकित्सा है, ऐसा जो चरक संहिता में बताया। हमें बैलेंस करना है, किसी को भी निकाल के इधर उधर फेंकना नहीं है, पूरा वायु को निकाल दिया, पित्त को, ऐसा नहीं, हमें बैलेंस करना है। ठीक है। और इसके साथ में हम बहुत सारी दवाइयां देते हैं, जैसे कि दशमूल पंचकोलादि कषायम, भद्र दार्वादि कषायम, सारा वायु की चिकित्सा है, क्योंकि हमें वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करना है। तो हम पंचकोल आदि, पंचकोल में त्रिकटु है जो कफ को भी ठीक करेगा, आवरण को भी ठीक करेगा, वात कफत संप्राप्ति को भी ठीक करेगा, इसलिए दशमूल पंचकोल आदि कषायम, भद्र दार्वादि कषायम, सहचरादि कषायम, अष्टवर्ग कषायम। अष्टवर्ग कषाय जो है मज्जा धातु को ताकत देता है। उसमें क्या है, जीवक ऋषभक हटा दिया तो मेधा, महामेधा, काकोली, शिर काकोली, मुद्ग पर्णी, माश पर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये 8 चीजें हैं जो जीवनीय गण में है। जीवक ऋषभक को हटा दिया तो ये जो जीवन देने का सारी दवाइयां है, वो मज्जा के जो मज्जा तंतु है और मज्जावस स्रोतस है उस सबको ताकत देती है, इसलिए अष्टवर्ग कषायम। फिर जो रासना शुंठ्यादि कषायम, फिर शोथ को देख के पुनर्नवादि कषायम, पथ्या पुनर्नवादि कषायम। पथ्या मतलब हरितकी भी होता है, पथ्या मतलब गुडुचि भी होता है। आपके दवाइयों में आप गुडुचि यूज करना चाहते हैं या हरितकी यूज करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करिए, दोनों चीज सही है। फिर वर्ण आदि कषायम जो है वो मूत्रल भी है और इसमें बहुत अच्छा काम करता है। गुगुल तिक्तक कषायम, आरगवत बिल्व कषायम, वो विरेचन कर करके थोड़ा थोड़ा निकालते रहेगा। कोकिलाक्ष पानियम, ऐसा बताया। फिर प्रसारण्यादि शीर कषायम जो थोड़ा ब्रीहण भी करेगा, अगर शयात्मक संप्राप्ति है तो दूध में काढ़ा बना के और फिर देना है। प्रसारण्यादि शीर कषायम। उसी तरह से विदार्यादि शीर कषायम, या तो शीरपाक की मेथड से बताइए, शीर कषायम काढ़ा के साथ मिलके दे ये। उसी तरह से इसमें और दवाइयां हैं, तो पित्त मूल्यादि कषायम है, पित्त मूल्यादि चूर्ण है, और अंबु शोषण गण। उसी तरह से लवंग चूर्ण, कफ की चिकित्सा करना है तो लवंग चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, एलादि चूर्ण, और अ, इसमें और वटी में हम देखते हैं तो चंद्र प्रभावटी सबसे अच्छा है। उसमें मूत्रल कार्य भी करता है, बल भी देता है धातुओं को। शिव और रसायन भी है। शिवागुलिका आप लोगों ने सुना होगा, शिवागुलिका जो है उसमें गोमूत्र रहता है, तो वो मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छा करता है, सिस्टम को भी बल देता है। फिर उस व्योषादि वटी, गोमूत्र हरित की, पुनर्नवादि कुकुल, रसोनादि वटी। इसी तरह से इसमें हमें मज्जा धातु को ताकत देना है, तो मज्जा धातु पे सबसे अच्छा दवाई है स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म देते हैं। उसी तरह से इसमें पूर्ण चंद्रोदय रस, फिर उसके बाद में बात कुलांतक रस। फिर लेह कल्पना में हम देखें तो नारसिंह रसायन, नारसिंह रसायन का ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल्स को रीजनरेट करता है। मज्जा तंतु, आप ना जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं स्पॉन्डिलाइसिस के, जिनको यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया है, डिस्क स्लिप हो गया, स्लिप डिस्क हो गया है, और जहाँ पे इंजुरी है स्पाइनल कॉर्ड को या एक्सीडेंटल केस है, वहां पे स्पाइनल नर्व्स को आपको या पूरा स्पाइनल कॉर्ड को रीजनरेट करना है, तो वहां पे नारसिंह रसायन सबसे बेस्ट दवाई होता है। वो पूरे नर्व्स को रीजनरेट करता है, इसलिए नरसिंह भगवान जैसा ताकत दे देता है, इसलिए नारसिंह रसायनम। अश्वगंधा रसायनम, फिर दशमूल हरित की। इसी तरह से हमें कुछ घृत कल्पना भी देनी है, क्योंकि वायु और पित्त का शमन करना है, तो और कफ का भी शमन करना है, तो इसमें भल्लातक घृतम सबसे अच्छा रहता है। फिर इसमें हम बस्ती भी दे सकते हैं ऐसे केसेस में। सहचरादि तेल, मैंने वो जो पेशेंट मैंने ठीक किया है उनमें मैंने बस्ती भी बताया दिया और नस से भी दिया। मैं बहुत सारे बताता हूँ, लेकिन उसमें से क्या दिया वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सहचरादि तेलम का बस्ती दे सकते हैं, रासना दशमूलादि तेलम,
पिण्याक तैलम, प्रसारण्यादि तैलम, कार्पस हस्त्यादि तैलम। और उद्वर्तन करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उद्वर्तन करने से पूरा स्वेद निकलता है, अच्छे से मेद पूरा निकलता है। तो उस तरह से त्रिफला चूर्ण, जीवंत्यादि चूर्ण, आरक बदादि चूर्ण, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यंग के लिए सहचरादि तैलम, केतकी मूलम तैलम, पंच स्नेह कुशंबु। जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को नोट्स दे सकता हूं। चिंचादि तैलम, कार्पस हस्त्यादि तैलम, है ना, प्रभंजन तैलम। उसी तरह से विरेचन के लिए सुकुमार एरेंडम, ये दे सकते हैं। और शिरोपिचू रखना है ताकि भ्रम वगैरह जो है, कार्पस इत्यादि तैलम का शिरोपिचू। जीवंत्यादि घृतम, अगर आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो जीवंत्यादि घृतम से नेत्र तर्पण करें या त्रिफला घृत से। अनुवासन बस्ती में सहचरादि बस्ती दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें हम लोग माधु तैलिक बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। नस से देने के लिए शीरबला तेल, कार्पस इत्यादि तेल, रासना दशमूलादि तेल, सहचरादि तेल। और इसमें हम लोग आवरण जन्य जहां पर भी संप्राप्ति होती है और यहाँ पे कफ का आवरण है तो लशुन रसायनम हम दे सकते हैं। ये नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पे आवरण नहीं है, कफ ने आवरण किया है और वहां पे जल माबूद है, पानी है। कफ ने आवृत करके पानी को संचित किया कैविटी में, ऐसा। तो इसलिए लशुन रसायनम आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करता है। पिपली रसायनम बहुत अच्छा काम करता है। और भी मैं बताऊंगा। मैं कंचन मैम से बोलूंगा कि कंचन मैम आप कुछ इस टॉपिक पे आपको जो समझा आप बताना चाहेंगी। कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या? जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। मेरा ये ऐसे पेशेंट में कोई अनुभव नहीं है, पर आपने जैसे समझाया तो ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो वात कफ की संप्राप्ति पक्की रहेगी, पर कभी कभी पित्त भी अनुबंधित रहेगा। और हमें इसमें देखना है कि जल महाभूत जो है वो कफ धातु, मतलब कफ धातु जो है, कफ जो दोष है, जो उसमें जल और पृथ्वी ये दो महाभूत होते ही है। पर इसमें हम ऐसे देखेंगे कि वो जो सिस्ट बना हुआ है वो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। तो उसको हमें एक तो उसका आवरण हटाने के लिए हमें जो द्रव्य यूज करने हैं थोड़े उष्ण तीक्ष्ण यूज करने हैं, क्योंकि वो कफ का आवरण तभी हटेगा जब हम कफवर्धक कफग्न जो द्रव्य हम वहां पे यूज करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन आपने बताई है। तो यहाँ पे तो मुझे बाकी जो मेडिसिन है मैं इतनी यूज नहीं करती हूँ, पर मैंने आपने जो जो मेडिसिन बताए उसमें से मुझे त्रिकट्टु चूर्ण, चंद्रप्रभा वट्टी और बाकी जो आरगवत चूर्ण है आपने बताया, तो वो मुझे थोड़ा सा मैंने गेन किया। बाकी मेडिसिन मुझे इतना क्योंकि यूज टू नहीं हूँ इन सब मेडिसिन से। पर मैं ये लेक्चर फिर से सुनूंगी, शायद नोट डाउन करके रखूंगी तो मुझे याद हो जाएगा फिर। जी सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसको मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है क्या? ऐसे पेशेंट आते हैं और ये रेयर पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज आते हैं। या तो एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ बताइए आप लोग को कुछ बोलना है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, माधुरी मैम कुछ बोलिए आप, पल्लवी मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलेंगे इस पे? जी नमस्ते सर। जी सर बोलिए इसमें मैम। हम ये मतलब शोथर मूत्रल और विवेचन ऐसा ये करेंगे ना, चिकित्सा ऐसा? बराबर, ये एक भाग हो गया और दूसरा बात हाँ। कफ की चिकित्सा करेंगे और मज्जा को बल देंगे। हाँ सर, फिर इसमें हम ऐसा वो ताप्यादि लो, पंचामृत लो, गुग्गुल ऐसा भी ये दे हाँ सकते हैं हाँ ना? हाँ हाँ पुनर्नवा मंडूर वगैरह हाँ ऐसा सब कुछ ये हाँ करके। जी जी जी, और सही बताया आपने। पुनर्नवा, हाँ वही गोक्षूर वगैरह ऐसे काढ़ा दे सकते हैं ना, पुनर्नवा हाँ आसव वगैरह हम्म, मिलाकर। ज्यादा हाँ दशमूलारिष्ट रासना वगैरह सर ऐसा जी वात के लिए फिर सर ये करना। हाँ, जो लक्षण आ रहे हैं वैसे। हाँ। मैंने पेशेंट को अस्थि मज्जा पाचक दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा पढ़ाया गया है कि जहां पर भी अस्थि व स्त्रोत और मज्जा व स्त्रोत में दृष्टि होती है और उसकी अग्नि मंद हुई और जल संचिति हो रही है, तो वहां पे अस्थि मज्जा पाचक अच्छा काम करता है। मैंने वो सोच के दिया था। और बाकी पुनर्नवा मंडूर जो आपने बताया वही चीज दिया था। ताप्या दिलाओ, पंचामृत लाओ, गुगुल, क्योंकि रस रक्त का प्रसादन करना है हमें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है। और जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा था तो मैंने गोमूत्र सॉरी गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत दिया था अपना, वो भी 5-5 गोली सुबह शाम। तो हीट कम हो गया उससे। विरेचन कराया मैंने, कभी कभी नस से दिया मैंने उनको। सारा जैसा जैसा सिम्टम था
काम सर वो दुधारा नक्शा कितना दिया सर आपने फिर बोला, नक्शे? मुझे क्योंकि ज्यादा देना था तो हाँ मुझे शीर बोला सर, 30 फिर वो वचा का नहीं दिया सर, वो संज्ञा स्थापन भी होना चाहिए था ना को। सर? मेरे कुछ पेशेंट को चक्कर नहीं आ रहे थे, जिसको चक्कर आ रहे हैं उनको देते हैं, जिनको नहीं आ रहे उनको नहीं देते। अच्छा अच्छा सर, और कितना महीना ट्रीटमेंट, एक साल होने एक का? साल कंटिन्यू, एक साल मैंने दिया, एक साल। और मैंने कहा कि आप हर महीने बताइए, अगर फायदा नहीं हो रहा तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करिए कि फायदा सर नहीं। ठीक है, तो बस्ती भी देना चाहिए क्योंकि मज्जा पे अच्छा काम हाँ, तो करेगा मैंने ना। शीरबला का बस्ती भी दिया। और गर्मी का सीजन सबसे डेंजरस था, क्योंकि वो हाँ अमरावती गई थी पेशेंट, तो उनको वहां अमरावती में, नागपुर में कितना गर्मी होता है, हाँ 44-45 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने उनको चंदनमला लाक्षादी तेल से अभ्यंग बोला, और चंदन का चूर्ण का मैंने शरबत बोला। ओरिजिनल चंदन का चूर्ण दिया, और बोला 3 टाइम 4 टाइम 1 चम्मच डाल के उसका शरबत बना के 1 गिलास पी लीजिए मिश्री डाल के। ऐसे मैंने बोला, कैसे भी उनका पित्त का शमन करना है ये सोचा मैंने। और पीत मूल्यादि कषाय अंबु शोषण गण वो दिया। सब चीज अपना सारा चीज लगा दिया मैंने, जो मुझे आता है सब लगा दिया। बाद में मैंने उनको एमआरआई करने को बोला 6-6 महीने पे, तो उनका जो ये सिस्ट है सिरिंजोमाइल्जिया पूरी तरह से गायब हो गया। पेशेंट 100% ओके। और उन्होंने मुझे और इतने पेशेंट दिए, इतने पेशेंट दिए कि मैं इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चिकित्सा किया तो उतने तक, वो मुझे और पेशेंट दे रही है चैलेंजिंग चैलेंजिंग। बस हम अपना पढ़ाई होना चाहिए, फिर सब होता है। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? सर मैंने पूछना था सर, इसमें पेन रेडिएट करता है या मतलब कैसे स्टेबल दोनों, रहता है सर? दोनों होता है कंडीशन के हिसाब से। अगर कहीं नर्व का कॉम्प्रेशन हो रहा है सर, हाँ जी हाँ जी। तो पेन रेडिएट भी करेगा ना, पेन बढ़ेगा। और कहीं कहीं वात का क्षय भी होता है, दोनों रहता है सर। जैसे टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, नमनेस भी आएगा कहीं कहीं, या पेन भी होगा, दोनों चीज रहता है सर। अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। वात वृद्धि भी रहती है, वात क्षय भी रहता है, दोनों रहता है सर। मैं जो पेशेंट मैंने अभी ठीक किया है ना, उनका चैट है, वो सारा सिम्टम लिख के भेजी है, तो वो मैं चैट में भेजूंगा ये लेक्चर के बाद। आप लोग देखिएगा कि पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करते हैं, और उस हिसाब से वात पित्त कफ मज्जा धातु कफ दोष आवरण ये सब आपको समझ आएगा। पेशेंट की भाषा से हमें समझ आता है, क्योंकि पेशेंट हमारे गुरु हैं। किताब में तो बहुत सारा चीज लिखा है, लेकिन जो पेशेंट बोलते हैं वही हमारे गुरु हैं, जो बताते हैं। और जो सिम्टोमेटिकली फायदा हो रहा है, तो आवरण हट रहा है कि नहीं हट रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो सारा चैट में लिखा है, वो आप पढ़िएगा। वो मैंने इसलिए रखा है सब सेव करके। ठीक है। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बोलिए। जी सर, जैसे कुछ पेशेंट आते हैं ना जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद से कॉन्टिन्यूस बैक पेन रहता है, तो हाँ उसमें कैसे देखेंगे? हाँ, उसमें यही ना, वायु का प्रकोप हो गया है, वायु का रुक्ष गुण, वायु वहां प्रवेशित हो गया है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, और वो नर को कहीं ना कहीं रुक्षता। इस पे प्रशांत भट्ट जी बताएंगे, चलिए हम उनका बात सुनते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप हैं क्या सर? आपके पास बैक के पेशेंट आते हैं ना सर, प्रशांत भट्ट जी, जहां पर भी इंजेक्शन हो गया या इंजरी हो गया, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, आप क्या ट्रीटमेंट क्या सोच के देते हैं, बताइए। प्रशांत भट्ट जी, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अखिलेश तिवारी जी आप बताइए, आप करते हैं? पल्लवी मैम आप बताइए, जो लोग पंचकर्म करते हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। प्रशांत भट्ट जी, पल्लवी मैम। सर आ रही है आवाज? अब आ रही है, हाँ। इस चीज के तो लिए यहाँ मैंने पे आपको बुलाया है, तो आप सही से बताएंगे अच्छे से। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन जी मुझे जी आपका सुनना है। जी। सर, जैसे बोला गया है कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो उसमें वात का प्रकोप होने होना है। और यहाँ पे जब स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो यहाँ कोई ना कोई सर्जरी के पहले ही वो दिया जाता हैगा। तो यहाँ पे मेन वात ही है और वात की चिकित्सा ही करनी है। और यहाँ पे आपको स्नेहन करना हैगा। यहाँ पे आप कटिवस्ती ले सकते हैं, मात्रावस्ती ले सकते हैं, उससे आपका पेन कम हो जाता है। और दूसरा सर, जो अभी ये टॉपिक चला था, मैंने हालांकि काफी लेट ज्वाइन किया। मेरे पास प्रेजेंट में एक केस चल रहा है जिसको लोअर लोअर लो बैक पेन है, उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। और उसको भी L5 और S1 और L4 यहाँ पे एक सिस्ट बनी हुई है। और उसके कारण वो उनको पूरा का पूरा पेन, मतलब बैक पेन होता है,
टिंगलिंग होती है, वो पेन रेडिएट होके आर्म्स में, लोअर आर्म्स में आता है, और काफी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुआ। मतलब तो अभी मेरे पास भी आए थे, तो मैंने भी उनको चिकित्सा दी थी, पंचकर्म किया था, तो उनको करीबन मैंने 21 डेज उनको मैंने यहाँ पे कट्टी वस्ती, आपका नस, आपका स्थानिक स्नेहन स्वेदन, और आपका आपका मात्रावस्ती, तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले इस केस में। और अभी जैसे अभी कल ही आए, परसों ही आए थे मेरे पास, अभी दवाई लेके गए, तो उनका पेन सबसाइड हुआ। पर ऐसे केसों में मतलब बहुत रिजल्ट लेट आते हैं और एकदम नहीं आते सर हैं। मैंने बोला ना, 1 साल मैंने किया पेशेंट को, उन्होंने हाँ मेरे को बिल्कुल। कितना निगेटिव निगेटिव बोला, तब भी मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं करके दूंगा, मेरे को 1 से 1.5 साल चाहिए। हाँ बोलिए सर। हाँ तो सर वही मैंने भी मतलब 21 डे मतलब 15 डेज के सिटिंग के बाद जो रिस्पॉन्स बाकी पेशेंटों में आ जाता है, नर्व कंप्रेशन, लॉर्डोसिस, बल्ज डिस्क या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, इसमें नहीं आया। इसको हमने मतलब 21 डेज देने के बाद भी वो बंदा मुझसे बोलता रहा है कि पेन है, पेन है, पेन है, मेरा पेन कम नहीं हो रहा, मेरा पेन कम नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद मेरा डिस्कशन भी हुआ था आपसे, आपको याद हो, एक बार मैंने रिपोर्ट भेजी थी, जी तो फिर मैंने कुछ मेडिसिन उसमें मतलब चेंज करी, और इसमें अस्थि मज्जा पाचक का बहुत बड़ा रोल है, आपने बताया था मेरे लिए। जी तो मैंने वो सब दवाइयाँ दी यहाँ पे, मैंने मतलब वही पूरी चिकित्सा आपको वात और कफ की करनी है, तो वही जी सब दवाइयाँ जब चेंज कर करके दी, तो उसको फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अभी मतलब उसका पेन 70% पेन कम हो गया है। जी तो यहाँ पे वात का जो प्रकोप है, उसका वात का शमन करना है, स्नेहन करना है, और यहाँ पे कफ का शमन करना है, आम का पाचन करना है, नित्य विरेचन देना है, तो उससे पेशेंट ठीक होते हैं। और इसमें अस्थि मज्जा पाचक का बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा रोल है। और ये भी जैसे आपने बताया ना कि पित्त मूल और अम्बु शोषण, मैंने अभी ट्राई इसमें नहीं किए, मैं वहां भी और खांसी कहीं पर करूंगा। भी सिस्ट का फॉर्मेशन होता है ना, कहीं पर भी पीसीओडी हो गया, या लीवर में सिस्ट, किडनी में सिस्ट, लंग्स में सिस्ट, ब्रेन में सिस्ट, कहीं पर भी सिस्ट का फॉर्मेशन है, पानी का बुलबुला रहता है। ऐसे हमें हमारे जमदग्नि सर ने सिखाया है। वहां पे धातु अग्नि को बढ़ाना है, कफ हर चिकित्सा करना है, और पानी को निकालने वाली दवाइयां, या तो आप पसीने से निकालिए, या फिर आप मूत्र से निकालिए, या विरेचन से निकालिए, कैसे भी पानी निकालना है। जी सर, जी सर। जी। आप करिए सर सर। हाँ, प्राउड ऑफ योर बट सर सर, क्योंकि आपने इतना चैलेंजिंग केस सोच के अच्छा से इलाज किया। ऐसे नहीं कि आप कोई भी आंख बंद करके दे रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा। आप सच में समझ के और सच में इलाज कर रहे हैं, और सच में रिजल्ट आ रहा है। मुझे ये बात का बहुत खुशी हुआ दिल से। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, वैशाली मैम, आरती मैम, बोलिए आप लोग। सर नमस्ते सर। हेलो। सर सर वो अभी मैम ने बोला था ना कि जो सी सेक्शन के बाद में काफी लेडीज बोलती हैं कि पेन रहता है, हाँ अगर स्पाइन में अगर वो लगता है तो एनेस्थीसिया के बाद। तो उसका कुछ कारण ये भी होता है कि एक तो डिलीवरी के बाद जो सी सेक्शन होता है तो मसाज के लिए मना कर देते हैं। तो जी एक वो मना करते हैं कि शायद 15 दिन या 20 दिन कई लोग मसाज नहीं कराते हैं। और सर कई बार क्या होता है ना, गर्ल्स में ये रहता है कि मतलब डिलीवरी हुई है तो एकदम तुरंत से वेट कम करना है हमको। तो जो वो वेट कम करने वाला वो जो खान पान लेती है ना, तो उसकी वजह से भी वात का प्रकोप रहता है। तो सर ऐसे कई पेशेंट्स में जिनमें ये सब चीजें ज्यादा होती हैं उनको ये पेन ज्यादा रहता है। अगर उन्होंने पूरी तरह से सूती का परिचर्या सर फॉलो की होती है तो ये पेन नहीं रहता है। उनको प्रॉपर और एक मसाज और की मैम, बहुत मुझे जरूरत है। एक और ऐड करना है। जी हमारे आयुर्वेद में बोला है कि जब भी ये सूती का परिचर्या कर रहे हैं, भले सीजरियन हुआ या कैसे भी, ठंडा पानी जी में हाथ नहीं डालना है। ये बात जी लोगों को नहीं सिखाया जाता। ठंडा पानी में हाथ जी डालेंगे वायु का प्रकोप होगा। टाइल्स में नहीं चलना है, ठंडे टाइल्स जी में ऐसे ही चल रहे हैं, तो वो वायु का प्रकोप नहीं होगा क्या? सर वो आजकल ऐसा हो गया है ना कि वो वर्किंग वुमेन एंड इसके बाद वो सबको अपने आप को प्रूव करना है, नहीं हम तो 10 दिन बाद ही डिलीवरी के चलने लगे, हम 15 दिन बाद ही इतना काम करने लगे, ये करने लगे। ये भी बहुत बड़ा इशू है सर। डिलीवरी के बाद जो पेन वाला आता है उसमें प्रॉपर रेस्ट एंड मसाज और माइल्ड एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी बात बढ़ती है सर। एक तो सर ये जो सुपर स्टार्स होते हैं ना, ये लोग जल्दी से
फॉर्म में आने के लिए लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं कि इसके बाद मैंने बॉडी मेंटेन कर ली। तो बॉडी मेंटेनिंग एक बहुत बड़ा इशू है सर, डिलीवरी के बाद जो लोगों को बहुत रहता है, उसको भी मेंटेन करना है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम के बाद, मुझे ऐसा लगता है। और एक्सरसाइज का भी एक वो होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से भी बात बढ़ेगा तो वो पेन रहेगा सर। और जैसे जैसे अगर आप टाइम प्रोग्रेस करोगे तो उसके बाद भी जब भी आप ऐसा खान पान करोगे कि बात बढ़ेगा तो सर पेन होगा। और जी दूसरा बात है ना कि जब भी सिजेरियन होता है तो जो वजन बढ़ रहा है, मेदावृत वात हो रहा है, तो जी उस पे जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है, जो लोग उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, जी वजन बढ़ेगा, पेट जी निकलेगा, तोंद निकलेगा, तो कमर पे कितना प्रेशर आता है। जी तो जी जी वो सर अपने उसमें आयुर्वेद में वस्त्र पट्टिका बांधने के लिए बोला गया, जो कि आजकल एक बेल्ट का वो है। मतलब अगर मॉडिफिकेशन देखें तो बेल्ट भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगाते लोग, ये भी देखा है। मतलब पूरी सूतिका काल में नहीं लगा रहे हैं लोग उसको भी। सिजेरियन के बाद आजकल कौन लगा रहा है, ये सब कौन कर रहा है। जी सर, नहीं कर रहे हैं सर लोग, इस वजह से वो पेन रहता है। अगर उसमें अच्छे से सर 2-3 महीने स्नेहन हो तो पेन नहीं रहता है। हाँ, और कहीं पर भी इंजरी हो रही है, जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, इंजर जी कर रहे हैं ना, वहां पे वायु जी घुसेगा ही। इंजरी जी मतलब वायु। जी सर, जी, यही बोला। बहुत अच्छा बताया आपने। इस टॉपिक पे आरती मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। डॉक्टर आरती मैम, डॉक्टर आरती शर्मा मैम, देखिए म्यूट हो गया फिर से गलती से। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत ही अच्छा आप एक्सप्लेन किया सर आपने। सर मेरा ना एक पेशेंट है, अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही आए सर। उनको मतलब उनको लोअर बैक एक होता था, तो उन्होंने अपना स्कैन वगैरह कराया था सर। उसमें स्कैन में उनको डॉक्टर को डाउट है कि उनको कैंसर, बोन कैंसर का है सर। अभी उनका क्या कंडीशन है कि मतलब 90% चांसेस उनको बोला गया है, तो आज या कल में उनका बोन स्कैन हो जाएगा। पर सर अभी उनका जो चीफ कंप्लेंट है जिसकी वजह से वो आए, उनको जो इतना ज्यादा स्वीयर पेन होता है सर, बोन पेन इतना ज्यादा स्वीयर होता है उसमें। उनका ट्यूमर तो आया ही है सर, बट कैंसरस अभी मेलिग्नेंट डिटेक्ट करना भी बाकी है, बोन स्कैन के बाद पता लगेगा। बट सर उसका जो पेन है उसको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं सर? पेशेंट मेरे पास नहीं है, वो बस्ती, ऑस्ट्रेलिया में है। बस्ती, सर बस्ती जैसे है, अभी वो रक्तमोक्षण है, उस एरिया से थोड़ा सा खून निकाल दें, वो है अग्निकर्म है। या कटी बस्ती, बस्ती सबसे अच्छा है, नहीं तो मीठा सुरंजन और शल्लकी के टैबलेट। सर कोई मेडिसिनल थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी वो आईसीयू में एडमिट है। मतलब वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, मतलब स्कैन वगैरह के बाद डिस्चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसके मदर इन लॉ आए थे, वो यहाँ पे ही रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो अपनी मौत मांगती है कि मेरे को किसी तरीके मौत आ जाए, इतना पेन होता है सर, वो बर्दाश्त से बाहर पेन होता है सर। इससे पहले भी मैंने एक किया था बोन कैंसर का सर। इसमें जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए सर हम मतलब अगर मेडिसिनल अगर क्या करवाए, क्योंकि पेशेंट कभी इतनी जल्दी वस्ती के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो इतना सुरंजन, पेन में होता है कि वो मैं बर्दाश्त एक नहीं कर लेक्चर सकता। मैंने प्रिपेयर किया है, पेन मैनेजमेंट इन कैंसर पेशेंट, ऐसे मैं बना रहा हूँ। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं, अभी वो मुझे नोट्स मिल लेगा, लेकिन मीठा सुरंजन है, वृहद योगराज है, यही सब देना पड़ता है। ऐसे एलोपैथी की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं क्या, पेन किलर। नहीं सर, वो मॉर्फिन वगैरह वो सब कुछ ले चुके हैं सर। वो उनको पेन नहीं बंद होता। वो मतलब कह रहे कि जितने भी मेरे श्वास है, मतलब मैं पेन से तड़फ रही हूँ। वो मतलब जीने की इच्छा उनमें खत्म हो गई। और उनकी एज सिर्फ 39 ईयर्स है। उनका बच्चा है, छोटा है। मुझे तो एक वो दो दिन का टाइम दीजिए, मैं फिर बताता हूँ सोच के, जी जी सर। ठीक मतलब है वो सर, थैंक नोट्स यू सर पढ़ सो मैं के मच। कुछ निकाल के बताना बता। चाहूंगा यहाँ पे। हाँ सर बताइए। इसमें अफीम अगर आपको मिल जाती है, वो दिया है ना, मॉर्फिन दिया है नहीं डॉक्टर आप से। ऐसी वो मॉर्फिन वाली नहीं, आप वैसी अफीम यदि प्योर अफीम मिलती है तो आप जी वो सर। उसको दें। यहाँ पे है ना, वो बहुत ठीक अच्छा है। मतलब काम करती है। अगर अफीम ठीक है मिल सर। जाती है, थोड़ा पता करना। और दूसरा यहाँ हम्म। पे रक्त मोक्षण करा दीजिए आप, वहाँ पे जहाँ से मतलब जहाँ पेन हो रहा है सर उसी वहाँ पे। एरिया पे। हाँ, या तो कपिंग कर दो वहाँ पे, तो उससे पेन हम्म। पेन सबसाइड हो जाता है। ठीक है और वस्ती जो सर बता रहे हैं कि भाई मात्रा वस्ती, तो उनको कंटिन्यू कर ही सकती हैं आप हॉस्पिटल में, शीरबरा तेल का। सर। उनको बस्ती तो सर वो खुद भी कर सकते हैं, तो भी शीरबला तेल का एक जो सर का 101 है, वो भी काफी अच्छा पेन मैनेजमेंट करता है। हाँ हाँ, वो हाँ, तो बहुत अच्छा है। देखिए मैंने तो इतने सीवियर केस में भी यूज कर रहा हूँ, तो बाकी में वो बहुत चमत्कारिक तेल है, उससे जल्दी फायदा होता है सर मुझे भी। ज्यादा बढ़िया किससे रहेगा, जो चंदन बला 101 है या शीरबला? ये हाँ, खीर वाला का तो मेरा
शीर बला है, चंदन बला तो 1 आवृत्ति है ना मैम, मेरा वाला 101 आवृत्ति है। नहीं सर, आपके वाला ही है मेरे पास, दोनों ही आपके वाले हैं। लेकिन वो अभी पहले शीर बला दीजिए, शीर से ब्रिहण ठीक होगा तो वायु का शमन ज्यादा और होगा। यहाँ पे कुचला है वाले सर। यूज करें यहाँ पे ना, शुद्ध कुचला के जैसे कर्क, हाँ, की है, बृहत्वा त्रैलोक्य चिंतामणि, हाँ प्रतिभा चिंतामणि भी दे सकती हैं आप यहाँ पे। त्रैलोक्य सर चिंतामणि। बृहत्वा चिंतामणि सर उन्होंने कहीं से अरेंज कराई है सर, वो उनको मिली है, वो पर डे सर एक टेबलेट ले रहे हैं अभी, एक से पर कुछ नहीं पेन होगा, नहीं मैनेज हो रहा। एक से कुछ नहीं होगा। महावत विध्वंसन रस और बृहत्वा दिया है सर उनको। आप बस्ती का अरेंज करिए मैम, बस्ती से ही स्नेहन होगा तभी कम होगा। ठीक है सर। सर बट अभी जैसे मतलब पहुंचने में भी थोड़ा समय लगेगा ऑयल, तो उस दौरान मतलब कुछ भी जो भी आप सजेस्ट करें मेडिसिनल, कुछ भी जो ओरल। मैं बताऊंगा मैम वहाँ उनको जो लोकलाइज अवेलेबल है स्वेलिंग उसके है हिसाब क्या? से बताऊंगा। मैम उनको हाँ जी मैम। लोकलाइज स्वेलिंग है क्या? नहीं मैम, लोकलाइज स्वेलिंग नहीं है, लोकलाइज पेन है या पर फिर उनको उनका जो मेन चीज था कि उनको पेन हुआ था लोअर बैक एक में, काफी देर तक लोअर बैक मतलब पेन रहता था। तो वो नर्स है, तो उन्होंने बोला कि मे बी कंप्यूटर का काम करने की वजह से हुआ। जब उन्होंने डिटेक्ट कराया, एमआरआई ऐसे कराया, तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको तो मतलब ट्यूमर तो है ही है, कैंसर इज सस्पेक्टेड, तो उसके लिए उनका भी बोन्स आए हैं। जी। एक्चुअली में और बस्ती जो ही पेन काम है करेगी। वो हाँ जी, पेन लोकलाइज नहीं है, पेन मतलब उनका लोअर बैक में सबसे ज्यादा, बाकी पूरे स्पाइन में उनको पेन है। ओके, एक्चुअली वो सर बोल रहे थे कपिंग के लिए, तो सर मैंने कई पेशेंट में सर कपिंग किया है ना, तो जहाँ पर वात की वृद्धि रहती है वहां पर अगर कपिंग करते हैं सर पेन बढ़ा है मेरे पेशेंट्स में। मैं ये बताना चाहती नहीं, थी। मैंने कहा रक्त जी मोक्षण करना है तो इसका मतलब सीरावेद थोड़ा सा रक्त निकाले, जी। थोड़ा सा। नहीं मैं सर कैंसर है ना, प्रॉपर आप कपिंग लीच का बता थेरेपी रही हूँ कर दो सर। ना, आप लीच लगा लीजिए हाँ वहाँ पे, क्या दिक्कत है? लीच, हाँ है ना, रक्त मोक्षण में सबसे बेस्ट है आपका जलोकावचन कराइए ना वहाँ पे आप, हाँ जी। 2-3 लीच लगा दो वहाँ पे आप, उससे पेन कम होगा। और यहाँ पे क्षीर वाला 101 का मात्र वस्ती ही दीजिए आप कंटिन्यू, उससे कम हो जाएगा। सही बोले हैं सर? क्योंकि मुझे तो, और मैं और दवाई बताऊंगा, मेरे पास है लिस्ट, में बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और मुझे एक और चीज बताना है कि ये जो ऐसे कंडीशन आते हैं ना, सिरिंजोमेल्जिया, इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मांस रस का यापना बस्ती जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, अगर मज्जा को ताकत देना है। यापना बस्ती, उसमें दशमूल क्वाथ और बहुत सारे संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जो मज्जा को ताकत दे, जैसे वचा है, पिपली है, मतलब और भी संज्ञा स्थापन गण के, ज्योतिषमती है, ब्राह्मी है, वो सब डाल के दें तो और अच्छा फायदा होगा। ये मुझे रह गया था बताना। ठीक है, तो जब भी आपके पास पेशेंट आए, आप लोग, मेरा ये यूट्यूब में रहेगा, आप लोग ये देखिएगा वीडियो, आप लोग को जरूर काम आएगा। आप लोग सक्सेसफुल हों, यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ। कोई भी पेशेंट को देख के घबराइएगा मत कि स्पाइनल कॉर्ड में सिस्ट है तो क्या इलाज करें। इसका इलाज आयुर्वेद में ही है, और है, ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी। और कोई बोलना चाहते हैं, पल्लवी मैम या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। नहीं, ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 8:15 पे मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू, प्रणाम।